हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो विद द टॉपिक ऑफ अस्थमा। और यहाँ पे हम ब्रोंकियल अस्थमा पर फोकस करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है। दिस इज द डिजीज ऑफ रेस्पिरेशन और मेनली डिजीज ऑफ एक्सपायरेशन। ठीक है, क्योंकि पेशेंट को सांस लेने से ज़्यादा सांस छोड़ने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं अस्थमा इज द डिजीज ऑफ एक्सपीरेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पे पेशेंट को प्रॉब्लम क्यों आती है, बिकॉज जो एयरवे है पेशेंट का वो एयरवे नैरो हो जाता है। नैरो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूंगा। आप ये देख रहे हो, ये नॉर्मल एयरवे है। तो नॉर्मल एयरवे में आप देख रहे हो एक पोटेंशियल स्पेस है और एक नॉर्मल स्पेस है, यानी कि स्पेस उतना है कि पर्सन आसानी से सांस ले सके। लेकिन आप यहाँ देखिए, दिस इज द एयरवे ऑफ अस्थमैटिक पेशेंट। तो अस्थमैटिक एयरवे के अंदर आप देखोगे यहाँ पे जो ल्यूमन है वो नैरो हो गया। कैसा हो गया? नैरो ल्यूमन हो गया। आप यहाँ देख पा रहे हो, ये जो ल्यूमन है वो नैरो हो गया, जबकि नॉर्मल के अंदर ल्यूमन काफी वाइड था। ठीक है, और अस्थमैटिक के अंदर नैरो हो गया। और इसके अलावा भी जब अस्थमैटिक अटैक आता है, ड्यूरिंग द अटैक एयरवे बिकम मोर नैरोएस्ट। तो आप यहाँ देख रहे हो अब और ज्यादा नैरो हो गया। ठीक है, ये देखिए आप, इसमें और ज्यादा नैरो हो गया। ठीक है, अब ये सारी चीजें कैसे होती हैं इसके लिए मैं थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे कि चेंजेस क्या आते हैं जब कोई पेशेंट जो अस्थमा है जिसको, ठीक है, वो एलर्जेंस के कांटेक्ट में आता है। एयर के अंदर एलर्जेंस होते हैं, उनके कांटेक्ट में आता है। ठीक है, एलर्जेंस मोस्टली क्या क्या होते हैं? ट्रिगर्स, जिन्हें हम कहते हैं, बिकॉज दे ट्रिगर द अस्थमा, दे ट्रिगर द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल ट्रिगर्स। ठीक है, तो जो ट्रिगर्स होते हैं यानी कि एलर्जिक, जैसे पोलन बॉडी, पैट्स, कोई ऐसे हम जानवर जो है पालते हैं, तो उन पैट्स की वजह से भी कई बार ऐसा होता है। और कई बार नॉन एलर्जिक अस्थमा भी होता है, जैसे पर्सन टेकिंग अल्कोहल और समटाइम स्मोकिंग और टबैको, इस टाइप की चीजें भी कई बार, और मोस्टली इसमें है स्मोकिंग, इस टाइप के केस में भी कई बार नॉन एलर्जिक अस्थमा देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ नॉन एलर्जिक जो है ट्रिगर्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, जब ये ट्रिगर्स कांटेक्ट में आएंगे पेशेंट के, तो क्या होगा कि जो सेल्स हैं, ठीक है, वो उनका एक्टिवेशन होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन होगा। तो इम्यून सिस्टम में सबसे पहले डेंड्राइटिक सेल्स, क्या होगा? डेंड्राइटिक सेल का एक्टिवेशन हुआ। मैं ऐसे ऐसे डेंड्राइटिक सेल बना सकता हूँ। ठीक है, जो है ये डेंड्राइटिक सेल है, इसका एक्टिवेशन हुआ डेंड्राइटिक सेल का। और ये डेंड्राइटिक सेल क्या करेगा, इसके ऊपर आके ये एक्टिवेशन करेगा किसका? टी डेंड्राइटिक सेल्स में मैं आपको बताऊं, टी हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर 2 सेल्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, टी हेल्पर सेल, इसे हम मान लेते हैं कि ये है टी हेल्पर सेल। ठीक है, और ये टी हेल्पर सेल जो है, इसके ऊपर यहाँ पे इसका कनेक्शन बनेगा किसका? डेंड्राइटिक सेल। और ये डेंड्राइटिक सेल्स जो है, यानी कि ये जो एंटीबॉडी है, जब ये डेंड्राइटिक सेल एक्टिवेट होगा, जब टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होगा, तो ये दो तरीके से काम करेगा। एक तो ये सिक्रीशन करेगा किसका? इंट्राल्यूकिन 4, इंट्राल्यूकिन 13, इंट्राल्यूकिन 13। ठीक है, और दूसरा ये सिक्रीशन करता है इंट्राल्यूकिन 5 का। देखिए, ये मैंने दोनों चीजें अलग अलग क्यों लिखी हैं, क्योंकि यहाँ से इसका जो पैथोफिजियोलॉजी है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, पाथवे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कैसे होता है कि इंट्राल्यूकिन 13 और इंट्राल्यूकिन 4 ये एक्टिवेट करेगा जाके प्लाज्मा सेल को। किसको? प्लाज्मा सेल को। और ये जो प्लाज्मा सेल है, ये प्लाज्मा सेल सिक्रीशन करेगा आईजीई एंटीबॉडी का। किसका? आईजीई एंटीबॉडी का। और ये जो आईजीई एंटीबॉडी सिक्रीशन होगा, तो ये आईजीई एंटीबॉडी क्या करेगा, ये जाके एक्टिवेट करेगा मास्ट सेल को। आईजीई एंटीबॉडी एक्टिवेट करेगा मास्ट सेल को। अब ये मास्ट सेल क्या करेगा? मास्ट सेल के पास क्या है? मास्ट सेल के पास है हिस्टामिन, ल्यूकेट्रिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब ये यहां से सिक्रीशन करेगा हिस्टामिन का, हिस्टामिन का सिक्रीशन करेगा। ठीक है, ल्यूकेट्रिन्स का, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिक्रीशन, तो मैं यहाँ पे केवल हिस्टामिन लिखता हूं। ठीक है, ये हिस्टामिन का सिक्रीशन करेगा। अब ये हिस्टामिन करेगा ब्रोंकोस्पाज्म। एयरवे के अंदर ये क्या करेगा? ये करेगा ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म। ठीक है, और ब्रोंकोस्पाज्म होगा तो क्या होगा? एयरवे नैरो हो जाएगा। और क्या करेगा? इडीमा। और क्या करेगा? म्यूकस सिक्रीशन। तो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये म्यूकस लेयर है, मैं इसे इस कलर से बनाता हूं। ये यहाँ पे आप देखोगे, दिस इज द म्यूकस लेयर। तो ये म्यूकस लेयर बन जाएगी यहाँ पे, और ये म्यूकस लेयर ड्यू टू द सिक्रीशन थिक हो जाती है, और थिक होने की वजह से ल्यूमन नैरो हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो
सांस छोड़ने में प्रॉब्लम आती है। तो आप ये देख रहे हो येलो कलर में यहाँ पे ये म्यूकस लेयर बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये म्यूकस सिक्रीशन क्यों हुआ? ड्यू टू द हिस्टामिन, मास्ट सेल, ठीक है, ड्यू टू IgE। कैसे भी बोल सकते हैं कि भैया पहले एक्टिवेशन जो हुआ वो आपका हुआ टी हेल्पर सेल का। अब ये टी हेल्पर सेल ने इंटरल्यूकन 4, इंटरल्यूकन 13 सिक्रीट किया, जिसने प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट किया। प्लाज्मा सेल ने IgE का प्रोडक्शन किया, ठीक है, प्लाज्मा सेल ने IgE का प्रोडक्शन किया, जिसने एक्टिवेट किया मास्ट सेल को, और मास्ट सेल ने सिक्रीशन किया प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, हिस्टामिन का, ल्यूकोट्रिन्स का, जिसकी वजह से हुआ ब्रोंकोस्पाज्म, और जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म हुआ और एडिमा हुआ और म्यूकस सिक्रीशन हुआ एयरवे के अंदर, ठीक है। और सेम पाथवे यहाँ पे इंटरल्यूकन 5 ये डायरेक्ट मास्ट सेल को एक्टिवेट करेगा, इसलिए मैंने ये इस तरीके से आपको बनाया था। तो ये भी सेम फॉलो करेगा किसको? ब्रोंकोस्पाज्म, और जो है हिस्टामिन का रिलीज कराएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज कराएगा, और ल्यूकोट्रिन्स का रिलीज कराएगा, और उसकी वजह से क्या होगा? ब्रोंकोस्पाज्म, सांस छोड़ने में प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी बताया है, ठीक है। इसकी मोर डिटेल्स हम देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी की मोर डिटेल्स हमारे पैथोलॉजी वाले पार्ट में है, ठीक है। मेडिसिन वाले पार्ट में मैं अब मेन पॉइंट पे आता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे सपोज दैट मैंने आपसे बात करी है कि अस्थमा इज डिजीज ऑफ एक्सपीरेशन, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्पाइरोमीट्री। क्या करना पड़ेगा? स्पाइरोमीट्री, ठीक है, स्पाइरोमीट्री। क्योंकि स्पाइरोमीट्री करने से ही तो हमको पता चलेगा कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो स्पाइरोमीट्री जब हम करेंगे तो हम क्या चेक करेंगे? FEV1, हम FEV1 चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग FEV1 चेक कर रहे हैं तो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, क्या होता है ये? फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। जैसे मैंने कंप्लीटली सांस अंदर ली और फिर मैंने फोर्सफुली उसे कंप्लीटली बाहर छोड़ा, तो मैं कितना वॉल्यूम कलेक्ट कर पा रहा हूं बाहर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। और ड्यू टू अस्थमा, इन केस ऑफ अस्थमा, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अस्थमा के अटैक के टाइम पे ये क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ठीक है, इन केस ऑफ अस्थमा। भाई नॉर्मल में तो नहीं होगा, तो अस्थमा में मैंने यहां लिख दिया। अब देखिए मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं आपको कि जब हम यहाँ पे इस पेशेंट को साल्बुटामोल देते हैं, क्या देते हैं? साल्बुटामोल, ठीक है, साबा, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है। तो साबा हम देते हैं। साल्बुटामोल देने से क्या होगा? साल्बुटामोल देने से ये जो ल्यूमन नैरो हुआ था वो ओपन होने लग जाएगा, ब्रॉड होने लग जाएगा, ठीक है, टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बढ़ने लग जाएगा। तो उसकी वजह से FEV1 का क्या होगा? FEV1 जो है इंक्रीज होने लग जाएगा टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ FEV1 इंक्रीज होने लग जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे पहले तो नैरोइंग हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे नैरो होने के बाद, नैरो होने के बाद यहाँ पे फिर से टुवर्ड द नॉर्मल चेंजेस आए, यानी कि कंडीशन रिवर्स हुई, ठीक है। तो कंडीशन रिवर्स हुई है, इसलिए हम इसको, आप कई बार एग्जाम के अंदर और कई बुक्स के अंदर आप लिखा देखोगे इसे RAD, तो इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल एयरवे डिसऑर्डर। तो कई जगह पे ये लिखा हुआ देखोगे। मैंने आपको बताया था जब मैंने एम्फाइसीमा का वीडियो बनाया था, उस समय मैंने एम्फाइसीमा के टॉपिक में आपको बताया हुआ था कि एम्फाइसीमा का जो केस है वहां पे एयरवे ऑलरेडी डायलेटेड है। तो क्योंकि एयरवे ऑलरेडी डायलेटेड है तो आप साल्बुटामोल दोगे तो वो कहाँ डायलेट होगा? वहां पे प्रॉब्लम डायलेशन की है ही नहीं, तो वहां पे साल्बुटामोल देने से कोई चेंज नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, इसलिए वो इरिवर्सिबल एयरवे डिसऑर्डर है। क्योंकि यहाँ पे चेंज आ रहा है, जैसे ही आपने साल्बुटामोल दिया तो सुधार हुआ, टुवर्ड द नॉर्मल चीजें ठीक हुई, सांस लेने में जो परेशानी थी वो अब ठीक हुई, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल एयरवे डिसऑर्डर है, यहाँ पे रिवर्सिबल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल एयरवे डिसऑर्डर है तो जो चेंजेस आएंगे टुवर्ड द नॉर्मल, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि FEV1 विल चेंज। भाई नॉर्मली FEV1 डिक्रीज होता है अस्थमैटिक पेशेंट में, लेकिन जब आपने क्या किया, आपने अस्थमैटिक पेशेंट को क्या दिया? साल्बुटामोल, तो वो टुवर्ड द नॉर्मल FEV1 बढ़ेगा, नॉर्मल की तरफ इंक्रीज होएगा, ठीक है। तो FEV1 कितना इंक्रीज होगा? बात ये है कि साल्बुटामोल देने पर FEV1 कितना इंक्रीज होगा? MCQ, तो ये लगभग 12% इंक्रीज होता है, और कह सकते हैं हम मोर देन 12%, ठीक है, 12% या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी वो पूछता है कि वॉल्यूम कितना, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? तो 200 ml वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और किस तरफ इंक्रीज करेगा? टुवर्ड द
नॉर्मल। अब देखिए इस केस में हम स्पायरोमीट्री जब करेंगे, स्पायरोमीट्री, तो ग्राफ आपने वैसे कई बार देखा होगा, है ना, कुछ इस तरीके से ग्राफ बना हुआ आता है एमसीक्यू में, ठीक है। तो जब आप स्पायरोमेट्री करोगे तो आपको दो वॉल्यूम दिखेंगे, एक इंस्पायरेटरी, दो कर्व दिखेंगे, दो ग्राफ, एक नीचे एक ऊपर इसके, ठीक है। तो एक होगा इंस्पायरेटरी वॉल्यूम का और एक होगा एक्सपायरेटरी वॉल्यूम का। तो मैं यहाँ पे पहले बनाना चाहूंगा इंस्पायरेटरी वॉल्यूम का। तो ये जो ग्राफ है ये है इंस्पायरेटरी वॉल्यूम का, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी वॉल्यूम का यहाँ पे होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये रेजिडुअल वॉल्यूम से आप जो है बढ़ के कहाँ तक जाएगा, टूवर्ड द टोटल लंग कैपेसिटी। जैसे ही हम इंस्पायर करेंगे, सांस अंदर भरेंगे, तो टूवर्ड द लंग, टोटल लंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, ये किस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, टूवर्ड द टोटल लंग कैपेसिटी। ओके। अब यहाँ पे सेम ऐसे ही एक्सपायरेशन, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे आई, इंस्पिरेशन, ठीक है। अब सेम ऐसे ही एक्सपीरेशन, तो एक्सपीरेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये एक्सपीरेशन का है, यहाँ पे सांस छोड़ी, ये एक नॉर्मल ग्राफ मैंने बनाया है, ठीक है। ये मैंने जो है नॉर्मल ग्राफ यहाँ पे शो कराया है। अब मैं इसमें अस्थमेटिक पेशेंट का कैसा ग्राफ बनेगा वो आपको दिखाऊंगा, जिसके लिए मैं डिफरेंट कर्व जो है, डिफरेंट कलर जो है यूज करूंगा। तो देखिए क्योंकि मैंने आपको बोला है कि अस्थमा इज अ डिजीज ऑफ एक्सपायरेशन, तो इंस्पायरेशन तो ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इंस्पायरेशन तो नॉर्मल ही है, ठीक है, अराउंड नॉर्मल है। लेकिन जब मैं एक्सपायरेशन की बात करूंगा तो कुछ इस तरीके से होगा कि जब वो सांस छोड़ेगा तो कर्व यहाँ पे इस तरीके से बेंड कर जाएगा, ठीक है। ये अस्थमेटिक केस में है, अस्थमा के केस में, क्योंकि यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन हुआ, ठीक है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो आपको ये कर्व यहाँ पे देखने को मिलेगा, डिक्रीज जहां हुआ है ये जो है कॉन्केविटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सपोज दैट देखिए रेस्पिरेटरी कर्व यहाँ पे कैसा बन रहा है स्पायरोमीट्री पर, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो स्पायरोमीट्री है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है, ठीक है, अस्थमा के केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। तो जब मैंने सालबुटामोल देता हूं तो मैं सालबुटामोल को ब्लैक कलर से बनाऊं, मैंने सालबुटामोल दिया, जैसे ही मैं सालबुटामोल के दो पफ देता हूं तो यहाँ पे अब जब स्पायरोमीट्री की जाएगी तो ये इंक्रीज करेगा टूवर्ड द नॉर्मल। कहाँ इंक्रीज करेगा, टूवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। तो आप देख रहे हो जबकि इसको नॉर्मली तो यहाँ होना चाहिए था, नॉर्मली तो इसको ये यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ होना चाहिए था नॉर्मली तो, लेकिन नॉर्मल तो नहीं हुआ, बट नॉर्मल की तरफ इंक्रीज किया टूवर्ड द नॉर्मल। तो ये जो मैंने कर्व बनाया है यहाँ पे ब्लैक कलर से, ये आफ्टर सालबुटामोल, जो चेंज आया आफ्टर सालबुटामोल इन केस ऑफ अस्थमा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पहचानिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से हम स्पायरोमीट्री के अंदर अस्थमा के केस में देखते हैं। फ्लो साइटोमेट्री के अलावा, यानी कि फ्लो कर्व के अलावा, वॉल्यूम कर्व के अलावा, स्पायरोमेट्री के अलावा हम कुछ और हिस्टोरिकल टेस्ट भी हैं जो आप एकेडमिक पर्पज से उसको याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन से टेस्ट है, तो एक्सेप्ट करके पूछ लेते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो एक तो हमने स्पायरोमेट्री देखा, इसके अलावा दूसरे कुछ प्रोवोकेटिव टेस्ट है, जैसे मीथाकोलिन चैलेंजिंग टेस्ट जिसे कहते हैं हम, और इसके अलावा कुछ यूकैप्निक हाइपर रिएक्टिविटी टेस्ट टू द कोल्ड, ठीक है, कोल्ड के प्रति हाइपर रिएक्टिविटी होती है, उसको हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। तो ये दो तीन टेस्ट जो हैं आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रॉब्लम है अस्थमेटिक, मैंने आपको एलर्जेंस बताया, ठीक है, मैंने आपको नॉन एलर्जिक प्रॉब्लम से भी अस्थमा जो डेवलप होता है वो तरीका भी बताया, ठीक है, जिसमें मैंने आपको स्मोकिंग जैसे कॉज दिए। लेकिन कई बार ये होता है ड्यू टू द एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोमा, फ्यूमिगेटस की वजह से, यानी कि फंगस की वजह से, एस्परजिलोमा की वजह से होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी, मैं यहाँ पे लिखूंगा एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोमा फ्यूमिगेटस। तो मैंने यहाँ पे इसे लिखा एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोमा फ्यूमिगेटस की वजह से। अब ये कैसे होता है, देखिए यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि ये एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अस्थमा का केस दे देगा और पूछ लेगा विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज दिस, ठीक है। तो अस्थमा इज अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इम्यूनोलॉजी। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि क्योंकि ये एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो यहाँ पे जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी वो होगी अगेंस्ट द एस्परजिलोमा फ्यूमिगेटस। किसके अगेंस्ट होगी, अगेंस्ट, मैं अगेंस्ट को एजी लिखता हूँ, ठीक है, तो याद रखिएगा एंटीजन नहीं है ये अगेंस्ट लिखा है मैंने, ठीक है। चलिए पूरा लिख देता हूँ, अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट एस्परजिलोमा, एस्पर
जिलोमा फ्यूमिगेटस, ठीक है, एस्परजिलोमा फ्यूमिगेटस। तो ये यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है एस्परजिलोमा फ्यूमिगेटस की वजह से। अब क्योंकि इसको फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो मैं पूछता हूँ आपको कि ट्रीटमेंट क्या होगा यहाँ पे, मेरे को आप ट्रीटमेंट बताइए। अब मैं आपसे सीधा बोलूंगा, कुछ लोग कहेंगे कि एस्परजिलोमा फ्यूमिगेटस है तो इसका ट्रीटमेंट चलेगा, बट अस्थमा इज नॉट अ इन्फेक्शियस डिजीज, दिस इज द एलर्जिक रिएक्शन। और क्योंकि ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, यहाँ पे स्टीरॉइड इज द ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टीरॉइड ट्रीटमेंट है, स्टीरॉइड, क्योंकि हमें तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को रोकना है। इन्फेक्शन तो पहले कभी हुआ था जो ठीक हो चुका है, अभी तो पेशेंट को केवल उसके अगेंस्ट में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, एंटीबॉडी वर्क कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये अस्थमा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जिसे हम एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोमा फ्यूमिगेटस की वजह से अस्थमा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेंट्रल ब्रोंकिएक्टेसिस देखने को मिलती है कई बार, ठीक है, इस केस में। और मैं आपको पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या कहोगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? तो हम सीरम प्रेसिपिटेट करेंगे अगेंस्ट द एंटीबॉडी जो है एस्परजिलोमा फ्यूमिगेटस की, ठीक है, उसके लिए हम सीरम प्रेसिपिटेट करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में आप लिखिएगा सीरम प्रेसिपिटेट, ठीक है, सीरम प्रेसिपिटेट फॉर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के लिए जो कि एस्परजिलोमा फ्यूमिगेटस के अगेंस्ट बनी थी, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट का कुछ चेंजेस बताऊंगा जो कि कुछ न्यू अपडेट भी हुए हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गीना 2019 गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कुछ रिकमेंडेशन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ट्रीटमेंट के अंदर अस्थमा का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द गीना 2019 गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन देखेंगे। तो गीना 2019 की रिकमेंडेशन में कहा गया है कि पहले हम साल्बुटामोल, साबा मोस्टली ट्रीटमेंट हुआ करता था, ठीक है, या फर्स्ट ट्रीटमेंट साबा जो है हुआ करता था साल्बुटामोल। लेकिन गीना ये कहता है कि साल्बुटामोल इज नॉट अ ट्रीटमेंट, इट इज अ सिम्टोमेटिक रिलीवर। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे केस जो है डेथ देखने को मिली ओल्ड टाइम में, ठीक है। एक्यूट अस्थमेटिक अटैक में हम दे सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि साबा नहीं देंगे, हम साल्बुटामोल डेफिनेटली हम देते हैं, लेकिन ये इंक्रीज करता है अस्थमा रिलेटेड डेथ को, ठीक है, इसलिए हम साबा को कम देने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, हर जगह इनहेलर अवेलेबल नहीं होता, कई बार हमें देना पड़ता है साबा, ठीक है। तो साबा ओनली एक्यूट अस्थमेटिक कंडीशन है, उस केस में आप एज ए सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए साबा यूज कर सकते हो, बट गीना गाइडलाइंस शुड बी फॉलो, क्योंकि ये बेस्ट है, ठीक है, गीना इज बेस्ट, मैं ये कहूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गीना अगर ये कहता है कि हम साल्बुटामोल नहीं देंगे, ठीक है, ये केवल एक्यूट अस्थमेटिक अटैक के लिए है, इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट, इट इज अ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू गीना आप दोगे क्या, गीना फिर क्या कहता है, क्या देना है? तो देखिए गीना कुछ इस तरीके से बात करता है कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि रिलीवर होती हैं, ठीक है, जिनसे रिलीफ मिलता है, और कुछ कंट्रोलर होते हैं जो कंट्रोल करती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अकॉर्डिंग टू द गीना, गीना कहता है लो डोज, लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दोगे आप, लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करोगे विद फॉर्मिट्रॉल, ठीक है, लामा यूज करोगे, लाबा यूज करोगे, फॉर्मिट्रॉल, ठीक है। तो इसके साथ क्या होगा, प्लस फॉर्मिट्रॉल, ठीक है, फॉर्मिट्रॉल यूज करोगे। अगर मान लीजिए ये देने के बाद जो है अटैक बार बार फिर भी आ रहा है, कैसे भी रुक नहीं रहा, तो आप इसे 4 गुना तक इंक्रीज कर सकते हो इसकी डोज को, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड विद फॉर्मिट्रॉल, इसकी डोज को ही जो है हम लोग बार बार इंक्रीज करेंगे। अगर उसके बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं है, अगर उसके बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं है, देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर इतने के बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं है, अगर इतने के बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं है, देन तब हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम एड ऑन करेंगे ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को जो है हम एड ऑन करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया रिलीवर। अब हम कंट्रोलर की बात करें तो कंट्रोलर में मैं वही कहूंगा लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलती है, साथ में फॉर्मिट्रॉल, ठीक है, फॉर्मिट्रॉल, फॉर्मिट्रॉल कह दो, या फिर आप इसे लाभा भी बोल सकते हो, लाभा यानी कि लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है, तो लाभा भी बोल सकते हैं। तो कंट्रोलर में ये चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है देखिए हम और क्या दे सकते हैं, अगर इससे भी कंट्रोल नहीं है तो हम कंट्रोलर के अंदर जो है फॉस्फोलाइपेज A2 इनहिबिटर भी दे सकते हैं टू स्टॉप द ल्यूकोट्रिन्स फॉर्मेशन, ठीक है। बाकी हिस्टामिन को फ्रॉम जो है रोकने के लिए और एलर्जिक रिएक्शन को अदर को रोकने के लिए हम सारी चीजें दे ही रहे हैं, लेकिन हम फॉस्फोलाइपेज A2 को भी इनहिबिट कर सकते हैं।
ताकि ये जो है ल्यूकोट्रिन्स के फॉर्मेशन को रोक दे। ठीक है, जैसे ल्यूकोट्रिन्स B4, C4, D4 ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई ऐसा सीजन आ गया जैसे दिवाली, दिवाली पे हम बहुत सारे क्रैकर्स चलाते हैं, पटाखे चलाते हैं, तो उससे जो एयर के अंदर एलर्जेंस की यानी कि जो ट्रिगर्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो उस केस में अस्थमा के अटैक जल्दी जल्दी आने लगते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम जो है डोज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। देखिए, अब मैंने आपको बता दिया कि हम लोग ट्रीटमेंट गीना के अकॉर्डिंग देंगे, और मैंने आपको बता दिया कि कहीं पे हम लोग डोज बढ़ाएंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि किस टाइम पे डोज कैसे देनी है। मान लीजिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट आते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट को हम डिफरेंट डिफरेंट डोजेज पे करेक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं। भाई सबको एक डोज नहीं दी जाती। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट के अंदर सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होती है। अस्थमा का जो अटैक आने का टाइम है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, किसी को ज़्यादा अटैक आता है अस्थमेटिक अटैक, किसी को कम आता है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग जो है डोज को सेट करना होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डोज को हम कैसे सेट करेंगे। तो डोज को सेट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अस्थमा कैसा कैसा हो सकता है। जैसे इंटरमिटेंट परसिस्टेंट हो सकता है, माइल्ड परसिस्टेंट हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सीवियर हो सकता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा इंटरमिटेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटरमिटेंट। तो मैंने यहाँ पे पहला लिखा है इंटरमिटेंट परसिस्टेंट। ठीक है, इसके अलावा माइल्ड परसिस्टेंस हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, और सीवियर परसिस्टेंट हो सकता है। तो देखिए, नंबर फर्स्ट में मैंने यहाँ लिखा इंटरमिटेंट परसिस्टेंट, नंबर सेकंड में मैं लिखता हूँ माइल्ड परसिस्टेंट, माइल्ड परसिस्टेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए मैंने इसको ऐसे लिखा है इंटरमिटेंट परसिस्टेंट, माइल्ड परसिस्टेंट, ठीक है, मॉडरेट परसिस्टेंट और सीवियर परसिस्टेंट। मैं यहाँ पे नंबर थर्ड पे लिखूंगा मॉडरेट परसिस्टेंट। ठीक है, नंबर फोर्थ पे लिखूंगा मैं सीवियर परसिस्टेंट। तो इस तरीके से मैंने अस्थमा को डिवाइड कर दिया। ठीक है, सीवियर परसिस्टेंट। तो अब देखिए मैं इसे किसके बेस पे इस तरीके से करूंगा कि माइल्ड क्या है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो मैं ये देखता हूँ सिम्टम्स के आधार पर। ठीक है, सिम्टम्स के आधार पर। अब सिम्टम्स के आधार पर कैसे देखूंगा मैं? मान लीजिए कि वीक में 2 बार से कम अस्थमेटिक अटैक आता है, लेस देन 2 डेज। ठीक है, लेस देन 2 डेज पर वीक अगर इस तरीके से अटैक आया है। ठीक है, और इसके अलावा मैं इसके अलावा क्या देखूंगा मैं? डेली एक्टिविटी के साथ कितना इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस विद डेली एक्टिविटी। ठीक है, या डिस्टरबेंस विद डेली एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि डेली एक्टिविटी कितनी अफेक्ट हुई है, हम उसके आधार पर देखेंगे। तो मैं डेली एक्टिविटी इंटरमिटेंट के अंदर अफेक्ट नहीं होती, तो इसको मैं लिखूंगा नॉन। ठीक है, नन। अब इसके अलावा मैं देख सकता हूँ FEV1 को, FEV1। ठीक है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितना है? तो इंटरमिटेंट वालों के अंदर फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके आधार पर मैं डिवाइड करता हूं कि मुझे किस तरीके का ट्रीटमेंट देना है। क्लियर? तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरमिटेंट परसिस्टेंट के अंदर वीक के अंदर 2 दिन 2 बार अस्थमा का अटैक आ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा उसकी पेशेंट की डेली एक्टिविटी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो आराम से ऑफिस जाता है, और जब भी उसको अटैक आता है तो वो अपना ट्रीटमेंट लेता है। ठीक है, और FEV1 भी उसका नॉर्मल है। अगर हम उसकी स्पायरोमीट्री करते हैं तो FEV1 नॉर्मल देखने को मिलता है। इसके अलावा अब हम चलते हैं माइल्ड की तरफ। तो माइल्ड में देखोगे आप कि वीक में 2 दिन से ज्यादा आता है। ठीक है, 2 दिन से ज्यादा, 2 डेज पर वीक। अब वीक में 2 दिन से ज्यादा उसे अटैक आने लग गया पेशेंट को। ठीक है, 2 दिन से ज्यादा अटैक आने लग गया पेशेंट को, और क्योंकि अब उसको 2 दिन से ज्यादा अटैक आ रहा है, तो अब उसके डेली काम में हो सकता है कि डिस्टरबेंस आने लग जाए। तो उसको डिस्टरबेंस या तो बहुत कम आएगा, माइल्ड, माइल्डली जो है उसका डेली एक्टिविटी अफेक्ट करेगी। ठीक है, या फिर अफेक्ट नहीं होगी। ये 2 सिचुएशन बनेंगी। ठीक है, और FEV1 की मैं इसमें भी अगर बात करूं तो आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट की भी साथ ही साथ बात कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रीटमेंट। ठीक है, मैं इसके लिए कलर ये लेता हूँ। तो इंटरमिटेंट के अंदर स्टेप 1 मैं ऐसे लिखूंगा, स्टेप 1 फॉलो करेंगे हम ट्रीटमेंट का। अभी मैं ये स्टेप आपको बताऊंगा कि स्टेप 1 में हम कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब सेकंड के अंदर हम लोग स्टेप 2 फॉलो करेंगे। ठीक है, अब थर्ड सिचुएशन बना क्रिएट करते हैं हम। तो थर्ड सिचुएशन के अंदर क्या होता है? मॉडरेट के अंदर डेली रात को या दिन में, मतलब पर डे उसको अस्थमेटिक अटैक आएगा, डेली अटैक आएगा उसको।
क्योंकि पेशेंट को अब डेली अटैक आ रहा है तो डेफिनेटली उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसको डेली वर्क में, डेली एक्टिविटी में उसकी लिमिटेशंस हो जाएंगी। वो ऑफिस डेली जाएगा तो उसे बड़ा केयरफुली जाना पड़ेगा और हो सकता है ऑफिस वर्क अफेक्ट भी हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिमिटेशंस हो गई, यहाँ पे लिमिटेशंस हो गई। और यहाँ पे FEV1 जो होगा मॉडरेट परसिस्टेंस के अंदर FEV1 भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 60 to 80% FEV1 देखने को मिलेगा, 60 to 80% FEV1 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो ट्रीटमेंट का स्टेप फॉलो किया जाएगा विच इज द थर्ड स्टेप। याद रखिएगा कि मॉडरेट के अंदर अस्थमैटिक अटैक डेली आएगा। अब उसकी डेली एक्टिविटी भी लिमिटेशन हो गई है, उसके अंदर भी वो उतना ज्यादा बेहतर नहीं कर पा रहा। और FEV1 चेक करने पे, स्पायरोमेट्री करने पे 60 to 80% FEV1 आता है, ठीक है। और डेली अटैक आता है। ये मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा का केस है जिसमें हम थर्ड स्टेप गीना 2019 के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे। अब कंडीशन आती है सीवियर, ठीक है। तो सीवियर का मतलब है कि डेली तो है ही, लेकिन दिन में 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए अटैक, कोई पता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डेली, डेली थ्रू आउट द डे, डेली थ्रू आउट द डे। अब उसे दिन में 2 बार 3 बार अटैक जो है आ सकता है। तो यहाँ पे अब कुछ लिमिटेशंस नहीं बल्कि एक्सट्रीम लिमिटेशंस होंगी। इवन वो ऑफिस में काम कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा, 1% भी काम नहीं कर पाएगा। उसको सीधा ये बोल दिया जाएगा भैया तुम ऑफिस में रिजाइन दो, ठीक है, तुम नौकरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम लिमिटेशंस, अब एक्सट्रीम लिमिटेशंस हो गई यहाँ पे, ठीक है। FEV1 की बात करेंगे तो लेस देन 60% FEV1 हो जाएगा, लेस देन 60% FEV1 देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको अस्थमा को 4 केसेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसे एक तरीके से हमने केस के तरीके से जो है बना दिया, ठीक है। तो ये लगभग 4 केसेस जो है आप याद रखोगे, ठीक है। ये 4 केसेस आप याद रखोगे। तो मैंने आपको बताया है अस्थमा इंटरमिटेंट परसिस्टेंट, माइल्ड परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट और सीवियर परसिस्टेंट, ठीक है। ये सिम्टम के आधार पर है, डेली एक्टिविटीज कितनी अफेक्ट हो रही हैं उसके आधार पर है, और दूसरा स्पायरोमीट्री के जो है अकॉर्डिंग है कि FEV1 कितना आता है। इंटरमिटेंट परसिस्टेंट के अंदर 2 बार या 2 बार से कम वीक में, मैं ये कहूँगा 2 बार से कम, वीक में 2 बार से कम जो है अस्थमैटिक अटैक आएगा और उसकी डेली एक्टिविटी में कोई परेशानी नहीं होगी और FEV1 भी नॉर्मल आएगा। और इसमें हम ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे स्टेप 1। दूसरा है हमारा माइल्ड परसिस्टेंट, इसमें 2 बार से ज़्यादा अस्थमैटिक अटैक आएगा वीक में, और इसमें माइल्डली हो सकता है कि डेली एक्टिविटीज़ में भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाए या कोई प्रॉब्लम मोस्टली नहीं आएगी, ठीक है। FEV1 इस केस में भी नॉर्मल होगा और इस केस में हम ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे स्टेप 2। अब मॉडरेट के अंदर क्योंकि अस्थमा का अटैक उसे डेली आ रहा है, ठीक है, तो डेली अस्थमा का अटैक आ रहा है तो लिमिटेशंस भी हो गई भैया, रोज रोज उसको अस्थमा का अटैक आ रहा है, ऑफिस में अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा, ठीक है। उसने बहुत सारी मेडिकल लीव ले रखी है, अब तो लगभग सारी मेडिकल लीव भी खत्म हो गई है पेशेंट की। तो ऑफिस वाले हो सकता है ये कहते हैं भैया रिजाइन दे दो अपना, क्योंकि हर कंपनी की अपनी एक लिमिट होती है, उतनी जो है वो कंसल्टेंट लीव या पेड लीव दे सकते हैं, ठीक है, उसके बाद नहीं दे सकते। तो ये हो गया, मतलब लिमिटेशंस आने लग गई और 60 to 80% यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा FEV1। और स्टेप 3 हम मॉडरेट कंडीशन में जो है ट्रीटमेंट का फॉलो करेंगे। अब आता है सीवियर परसिस्टेंट, और सीवियर परसिस्टेंट के अंदर तो दिन में 2 बार 3 बार 4 बार इवन कभी भी आ सकता है अस्थमैटिक अटैक, अपने को नहीं पता। तो एक्सट्रीम लिमिटेशंस हो गई, कई बार तो पेशेंट घर से जा ही नहीं सकता क्योंकि पता नहीं कब अटैक आ जाए, ठीक है। तो इस केस में, और FEV1 की बात करें तो लेस देन 60% हो जाता है, ठीक है। तो ये सीवियर परसिस्टेंस हो गया। तो अब मैं आपसे बात करूंगा कंट्रोलर की। सीवियर परसिस्टेंट के अंदर हम 4th और 5th स्टेप ट्रीटमेंट का फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये आप स्टेप याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे स्टेप लिखता हूँ, ठीक है। ये प्राइमरी कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो स्टेप 1 के अंदर मैं फर्स्ट लिखता हूँ। स्टेप फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। तो लो डोज इनहेलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, ठीक है। प्लस हम इसको फॉर्मिट्रॉल देंगे, फॉर्मिट्रॉल देंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि गीना के अकॉर्डिंग हम साल्बुटामोल तो एक्यूट अस्थमैटिक अटैक में दे सकते हैं, ठीक है, या कहीं पे इनहेलर नहीं है तो हम वहां पे भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग लो डोज
इनहेलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ में फॉर्मिट्रॉल देंगे, ठीक है। और ये तभी देंगे जब पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, प्रॉब्लम के समय, दिक्कत के समय, अटैक के टाइम पे, ठीक है। स्टेप फर्स्ट के अंदर तो मैंने आपको बताया था, स्टेप फर्स्ट के अंदर, स्टेप फर्स्ट किसमें फॉलो करते हैं, इंटरमिटेंट परसिस्टेंट में, जिसमें 2 बार से भी कम वीक में अस्थमैटिक अटैक आ रहा है, तो बस उसी टाइम पे वो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ में फॉर्मिट्रॉल जो है उसको 2 पफ ले लेगा और उसका अस्थमैटिक अटैक ठीक हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या कहता है, स्टेप सेकंड के अंदर सेम है, लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, इनहेलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्लस फॉर्मिट्रॉल भी देंगे, ठीक है, हमने फॉर्मिट्रॉल भी दिया उसको। अब ये हम उसको सेम टू सेम तरीके से चलाते हैं, यहां पे भी उसको प्रॉब्लम के समय जो है हम उसको ये चीज देंगे, ठीक है, लो डोज इनहेलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ में फॉर्मिट्रॉल, यहां पे भी जो है उसको प्रॉब्लम के समय ही हम देंगे, हो सकता है थोड़ा डोज इंक्रीज कर जाए या फिर उसी से काम चल जाए, ठीक है, तो ये चीज फॉलो करनी है। इसके अलावा स्टेप थर्ड की बात करते हैं, और मैंने बताया था स्टेप सेकंड जो है वो हम माइल्ड परसिस्टेंस के अंदर फॉलो करते हैं, जिसमें 2 दिन या 2 से ज्यादा जो है अस्थमैटिक अटैक पर वीक आ रहा है, लेकिन अभी भी उसको डेली एक्टिविटीज में कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि उसकी डेली एक्टिविटी प्रभावित नहीं हुई है और FEV1 भी नॉर्मल है, तो हम स्टेप 2 फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप थर्ड के अंदर क्या होगा कि लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो देंगे ही, ठीक है, और साथ में फॉर्मिट्रॉल भी देंगे, फॉर्मिट्रॉल, लेकिन अब डेली बेसिस पे देंगे उसको, डेली बेसिस पे देंगे हम उसको, पर डे देंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे स्टेप थर्ड में, क्योंकि स्टेप थर्ड क्या है, मॉडरेट परसिस्टेंट है ना, अब उसको डेली रात को अटैक आता ही आता है, तो भैया हम अटैक का इंतजार क्यों करेंगे, हम डेली बेसिस पे स्टार्ट कर देंगे ना, लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड विद फॉर्मिट्रॉल, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन भी बहुत ज्यादा हो जाती है, 60 to 80% जो है उसका FEV1 आएगा। और थर्ड स्टेप हम फॉलो करेंगे, यानी कि डेली बेस पे हम उसको इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड विद फॉर्मिट्रॉल देंगे। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ स्टेप की, तो फोर्थ स्टेप में मीडियम डोज देंगे, क्या देंगे, मीडियम डोज। फोर्थ स्टेप के अंदर मीडियम डोज देंगे, लेकिन कौन सी देंगे, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस फॉर्मिट्रॉल, ठीक है, और ये भी यहाँ पे डेली बेसिस पे ही चलेगी, फोर्थ स्टेप भी डेली बेसिस पे होगा, ठीक है, डेली बेसिस पे याद रखिएगा, डेली बेसिस पे ही चलेगा। और स्टेप फिफ्थ, मान लीजिए कि सीवियर परसिस्टेंट है, थ्रू आउट द डे, दिन में 2 बार 3 बार अटैक आ रहा है, एक्सट्रीम लिमिटेशंस हो गई, पेशेंट घर से बाहर तक नहीं जा पा रहा और लेस देन 60% FEV1 है, तो उसको परेशानी तो बहुत डेंजर है, तो हम मीडियम डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड और फॉर्मिट्रॉल उसको डेली बेसिस पे देंगे, एवरी डे देंगे ही देंगे। सम टाइम हमें फिफ्थ स्टेप भी फॉलो करना पड़ता है, और फिफ्थ स्टेप के अंदर हम हाई डोज देते हैं, हाई डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस फॉर्मिट्रॉल एंड एट द डेली बेसिस, एवरी डे देंगे। तो मैंने वही कहा है कि सीवियर परसिस्टेंट के अंदर या तो काम चल जाएगा मीडियम डोज से, और अगर मीडियम डोज से काम नहीं चल रहा तो हम हाई डोज देंगे, बाकी डेली बेसिस पे चलेंगे, ठीक है। तो दिस इज द वे टू द ट्रीट अकॉर्डिंग टू द स्टेप, ठीक है, कि इंटरमीडिएट परसिस्टेंट, माइल्ड परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट और सीवियर परसिस्टेंट टाइप के केसेस में हम किस तरीके से ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू द गीना 2019, ठीक है। तो एक तो तरीका मैंने आपको ये बताया कि हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरमिटेंट, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर परसिस्टेंट। दूसरा तरीका ये है कि आप स्पूटम गाइडेड, अब यहाँ पे डॉक्टर को सिम्टम के अकॉर्डिंग या डॉक्टर के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, यहाँ पे स्पूटम गाइडेड ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे हम, क्या करेंगे, स्पूटम गाइडेड ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है मैं बताता हूँ, स्पूटम गाइडेड, स्पूटम गाइडेड ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब ये स्पूटम गाइडेड ट्रीटमेंट जो है वो कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पे स्पूटम टेस्ट किया जाएगा, और स्पूटम के अंदर किया जाएगा योसिनोफिल, योसिनोफिल काउंट, क्या करेंगे हम, योसिनोफिल काउंट करेंगे। योसिनोफिल काउंट करेंगे तो कैसे, देखिए योसिनोफिल को हम काउंट करेंगे, या तो योसिनोफिल होगा लेस देन 3%, लेस देन 3%, या होगा मोर देन 3%। तो देखिए अगर लेस देन 3% है देन लो डोज चलेगी, लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड विद फॉर्मिट्रॉल। और अगर मोर देन 3% आ रहा है तो भाई अभी भी कंडीशन सीवियर है, तो उसको हम हाई डोज चलाएंगे, क्या चलाएंगे, हाई डोज, ठीक है।
तो ये एक तरीका है। जैसे मान लीजिए मैं इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। जैसे हमारा ये 4th स्टेप देखिए आप, सीवियर डेली थ्रू आउट द डे उसको प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट को अटैक कई बार आ रहा है और एक्सट्रीम लिमिटेशंस में है और लेस देन 60% FEV1 है। स्टेप 4th 5th हम इसको दे रहे हैं डेफिनेटली। अब 4th और 5th, भाई एक तरीका तो ये था कि जब उसकी कंडीशन जो है ठीक नहीं थी पेशेंट की, भाई हम उसको जो है 4th स्टेप फॉलो कर रहे थे, मीडियम डोज दे रहे थे, ठीक है, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड विद फॉर्मिट्रॉल, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अटैक आ रहा था। कई बार उसको अटैक आने के चांसेस थे और सम टाइम जो है उसको अटैक आ रहा था उसके बाद भी, ठीक है, इंटरमिटेंटली अटैक आ रहा था, अपने को पता नहीं चल रहा था बट आ रहा था। जैसे फिक्स डे नहीं था कि आ जाएगा कल आएगा, लेकिन हम लोग जो है मीडियम डोज के साथ पर डे डेली बेसिस पे मीडियम डोज के साथ में इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड चला रहे थे, फॉर्मिट्रॉल चला रहे थे एवरीडे डेली बेसिस पे। उसके बाद भी कई बार 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के हमें अटैक आने की संभावना दिख रही थी और पेशेंट को इस तरीके की शिकायत कर रहा था। तब हमने डिसाइड किया कि भाई हम इसको हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे ले जाएंगे। तो हमने हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड विद फॉर्मिट्रॉल डेली बेसिस पे चलाया तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन अब ये एक लंबे समय तक चलता रहा। अब पेशेंट को हम लो डोज पे भी ला रहे हैं तब भी उसको कोई इशू नहीं है। लेकिन हम ये फिक्स कैसे करें कि लो डोज पे रखें या हाई डोज पे रखें? दैट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। ये लगेगा ना कि हमने उसको हाई टू लो शिफ्ट किया और पता चला कि उसको अस्थमैटिक अटैक इतना डेंजर आया कि पेशेंट की डेथ हो गई, ठीक है। तब हम स्पूटम की हेल्प लेते हैं, स्पूटम गाइडेड ट्रीटमेंट देते हैं। अब हम यूसिनोफिल काउंट करेंगे। अगर यूसिनोफिल लेस देन 3% है हम लो डोज की तरफ जा सकते हैं, और मोर देन 3% है देन वी हैव टू गो थ्रू द हाई डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड विद फॉर्मिट्रॉल, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे। कई बार क्या होता है, ये सारी चीजें चल रही हैं, उसके बावजूद भी पेशेंट को कोई आराम नहीं दिख रहा, तब भी हम पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो कुछ एड ऑन्स स्टेप 5 के अंदर हम कुछ और चीजें ऐड करते हैं। तो मैं स्टेप 5 की कुछ चीजें आपको बताता हूं जो हम ऐड करते हैं। जैसे हम अब लाबा छोड़ के, लाबा के साथ हम, भाई लाबा तो यूज कर ही रहे थे, ठीक है, लाबा में हमारे पास फॉर्मिट्रॉल था, लेकिन अब हम लाबा भी ऐड करेंगे। क्या कर देंगे? लामा, ठीक है। बीटा एगोनिस्ट की जगह पे अब हम मस्करनिक एगोनिस्ट भी यूज करेंगे, लॉन्ग एक्टिंग मस्करनिक एगोनिस्ट। दिस इज कॉल्ड टियोट्रोपियम। क्या है ड्रग? टियोट्रोपियम। अब हम टियोट्रोपियम जो है ड्रग ऐड कर देंगे, ठीक है। ये क्या है? ये एंटी कोलिनर्जिक एक्शन है इसका, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं। जैसे एक तो हमने लाबा बताया, भाई लाबा तो पहले से चल रहा था, ये तो मैंने केवल आपको एग्जांपल देने के लिए, एड ऑन्स में तो लामा आ गया, प्लस ओमालीजुमैब यूज करेंगे। क्या करेंगे? ओमालीजुमैब। ये ओमालीजुमैब जो है ये एंटीबॉडी है। क्या है? एंटीबॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एंटीबॉडी है अगेंस्ट एंटी आईजीई एंटीबॉडी, ठीक है। ये क्या है? एंटी आईजीई एंटीबॉडी, यानी कि आईजीई एंटीबॉडी के अगेंस्ट ये काम करेगी, ठीक है। इसके अलावा मैपोलीजुमैब यूज कर सकते हैं एड ऑन में, मैपोलीजुमैब। अब देखिए मैपोलीजुमैब इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगी? ये इंट्राल्यूकिन 5 रिसेप्टर ब्लॉकर होगी। क्या है ये? इंट्राल्यूकिन 5 रिसेप्टर ब्लॉकर। मैंने आपको बताया था ना, इंट्राल्यूकिन 5, इंट्राल्यूकिन 4, इंट्राल्यूकिन 13, ये सारी चीजें ब्रोंकोस्पाज्म किस तरीके से करती हैं, पैथोफिजियोलॉजी बताई थी। तो यहाँ पे हम इंट्राल्यूकिन 5 रिसेप्टर ब्लॉकर यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैपोलीजुमैब। इसके अलावा डुपुलीमैब यूज कर सकते हैं, डुपुलीमैब। अब ये डुपुलीमैब क्या है? डुपुलीमैब इज अ इंट्राल्यूकिन 4 रिसेप्टर इनहिबिटर, इंट्राल्यूकिन 4 रिसेप्टर इनहिबिटर, ठीक है, ये डुपुलीमैब। तो हम डुपुलीमैब यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ लोगों को, कुछ डॉक्टर्स को देखते हैं कि वो एजिथ्रोमाइसिन 3 टाइम इन अ वीक यूज करते हैं टू डिक्रीज द इन्फ्लामेशन इन द एयरवेज। लेकिन यहाँ पर रिस्क रहता है, रिस्क ऑफ एरिदमियाज, यहाँ पे एरिदमियाज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो कभी भी मतलब मैं कह सकता हूं कि वो एक तरीके से मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक से परहेज करते हैं, वो बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि मैक्रोलेट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स जैसे एजिथ्रोमाइसिन ये क्या करती हैं? ये करती हैं, इनके अंदर रिस्क बढ़ जाता है एरिदमियाज का। क्या? एरिदमियाज का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए हम मोस्टली इसको नहीं यूज करेंगे। ये ऑफ लेबल है, मतलब ये रिटन में नहीं है, बस मैंने आपको बताया कि ऐसा भी कई बार होता है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम अस्थमा को ट्रीट करते हैं। लेकिन सपोज दैट ये सब करने के बाद भी एक्यूट अटैक हुआ, तब आप क्या करोगे? मान लो दीपावली का टाइम है, बहुत सारे पटाखे चले, एयर के अंदर एलर्जेंस की डेंसिटी, ट्रिगर्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और पेशेंट को ये सब करने के बाद भी अटैक आने की संभावना बन रही है, अटैक आता है, एक्यूट अस्थमा एक्सासर्बेशन होता है। इन दैट केस व्हाट यू विल डू? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अब हम पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट चेक करेंगे टू द ऑब्जेक्टिव एविडेंस। ठीक है, यहां पे एक चार्ट होता है, उस चार्ट की हेल्प से करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हम विदाउट पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट मीटर करें, बिना इसके ही हम लोग करेंगे, तो कैसे करेंगे? ब्रीथलेसनेस ऑन वॉकिंग है, पेशेंट को चलने में ही ब्रीथलेसनेस फील हो रही है, एक्सासर्बेशन हैवी हो रहा है, इवन पेशेंट बात तक नहीं कर पा रहा। पेशेंट हमारे पास आया और हमने उसको पूछा कि आपको क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है, तो वो ये तक नहीं बता पा रहा कि मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वो बोल ही नहीं पा रहा, वो आपको हाथ से इशारा करके बता रहा है, इतनी खतरनाक उसकी कंडीशन बन गई। तो एक तरीका ये है भाई। दूसरा तरीका, पहला तरीका तो हमने ये था कि हम ऑब्जेक्टिव एविडेंस के केस पे के लिए हम लोग पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट मीटर कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आपने, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, एक तरीका तो एक्यूट अस्थमा, ये सब देने के बाद भी, जो अभी मैंने बताया, उसके बाद भी एक्यूट अस्थमा एक्सासर्बेशन होता है। तो एक्यूट अस्थमा एक्सासर्बेशन, ठीक है, होता है। तो अब हमारे पास क्या तरीका है कि एक तो हम ऑब्जेक्टिव एविडेंस कलेक्ट करें, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट मीटर, फ्लो रेट मीटर करेंगे। ठीक है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ चार्ट। दूसरा तरीका यह है कि भैया आप इसको छोड़ो चार्ट को, आप पेशेंट के विदाउट फ्लो रेट विदाउट पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट को मीटर किए ही आप समझ लो। वो कैसे? कि ब्रीथलेसनेस हो रही है पेशेंट को, ब्रीथलेसनेस पेशेंट को है, कैसे? ड्यूरिंग द वॉकिंग पेशेंट चल ही नहीं पा रहा, ड्यूरिंग द टॉकिंग पेशेंट हाथ से इशारा कर रहा है, वो बोल तक नहीं पा रहा, पेशेंट पूरा सेंटेंस नहीं बोल पा रहा, वर्ड्स में बोल रहा है। ठीक है, तो इतना ज्यादा कंडीशन खराब है। लेकिन अगर हमने पेशेंट को फ्लैट लेटने को कहा, फिर उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसे सीवियर एक्यूट अस्थमा नहीं कहेंगे। ठीक है, सीवियर एक्यूट अस्थमा तब कहेंगे कि हमने उसको सीधा लेटा दिया, फ्लैट लेटा दिया, उसके बाद भी उसको प्रॉब्लम है, तो सीवियर एक्यूट अस्थमा एक्सासर्बेशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, उसको हमने सीधा लेटाया तो उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो हम एक्यूट अस्थमा एक्सासर्बेशन कहेंगे। और इसके लिए हम यूज करेंगे लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ में फॉर्मिट्रॉल, और इसमें हम 4 गुना तक डोज बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। और साथ में हम, अगर फिर भी नहीं है, बिकॉज एक्यूट कंडीशन है ना, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि गीना ये जरूर कहता है कि आप साबा यूज मत करो, लेकिन वो ये भी है कि आप एक्यूट अटैक के अंदर, ठीक है, एक्यूट अस्थमा अटैक के अंदर साबा यूज कर सकते हो। ठीक है, सालबुटामोल, क्योंकि ये सिम्टोमेटिक रिलीफ है, सिम्टोमेटिक रिलीफ देती है साबा। ठीक है, तो आप साबा यूज कर सकते हो। ठीक है, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो यूज कर ही सकते हो, साथ में ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। भाई इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो चली रही है, लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस फॉर्मिट्रॉल, ये तो चली रही है, लेकिन इसके साथ में आप सिम्टोमेटिक तुरंत रिलीफ देने के लिए साबा यूज करो। उसके बाद भी आराम नहीं आ रहा है, आप ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज कर लो साथ में। ठीक है, और इसकी जो डोज है वो आप इंक्रीज कर लो अकॉर्डिंग टू द इंटरमिटेंट, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के अकॉर्डिंग आप अपना जो है इसको इंक्रीज कर लो। ठीक है, अब बात ये आती है कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, इसको हम कैसे पहचानेंगे, किस आधार पर पता करेंगे कि भाई जो अस्थमा की कंडीशन है वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो देखिए मैंने आपको एक तो बताया था इंटरमिटेंट, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, परसिस्टेंट के आधार पर पेशेंट को कब कब अस्थमेटिक अटैक आ रहा है, मेनली तो फोकस वहां था। ठीक है, दूसरा मैंने आपको तरीका बताया था कि उसमें हम डेली एक्टिविटी कितनी इफेक्ट है उसको देख रहे थे, लेकिन ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसमें हम क्या चीज देखेंगे, इसमें हम देखेंगे FEV1 जो कि हमने वहां भी देखा था, और दूसरा हम देखेंगे POA2, ठीक है, सॉरी PaO2, ठीक है, ये देखेंगे। तो अब आप देखिए ना कि माइल्ड के अंदर अगर लेस सॉरी मोर देन 70% FEV1 है तो माइल्ड सिचुएशन, मॉडरेट के अंदर 42
70% मॉडरेट कंडीशन है, और लेस देन 40% सीवियर कंडीशन है अस्थमा की, एक्यूट अटैक की। इसके आधार पे हम यहाँ पे देखते हैं माइल्ड के अंदर PaO2 नॉर्मल आता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल आएगा। इसके अंदर मॉडरेट के अंदर मोर देन 60% पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, और लेस देन 60% पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 60 mmHg। इसको हम mmHg में, क्योंकि हम पार्शियल प्रेशर देख रहे हैं तो ये हम mmHg में देखेंगे, ठीक है, 60 mmHg। तो लेस देन और मोर देन, यहाँ पे मैंने लेस देन की जगह मोर देन कर दिया बाय मिस्टेक, ठीक है। तो लेस देन 60%, लेस देन 60 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो आप इसको जो है अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। मैं यहाँ कलर ब्लैक यूज करता हूँ, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन ये हो गया कि माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर है, और इसके आधार पर आप जो है यहाँ पे अपनी डोज मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पर डोज मेंटेन कर सकते हो, तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा हम एक दो सिचुएशन और देखेंगे। सपोज दैट कि हमने ट्रीटमेंट तो दिया बट नॉट रिस्पॉन्डिंग, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, इनएबिलिटी टू लाई फ्लैट नहीं लेट पा रहा पेशेंट, ठीक है। इवन उसको फ्लैट लेटा रहे हम, वो भी नहीं कर पा रहा। और जो हमने उसको ट्रीटमेंट से पहले देखा था, तो मैं एक तरीके से प्री ट्रीटमेंट यानी कि ट्रीटमेंट से पहले जब पेशेंट हमारे पास आया था तो FeV1 था उसका लेस देन 25%। अब प्री ट्रीटमेंट हमने दे दिया, पोस्ट ट्रीटमेंट तब भी उसका FeV1 जो है वो लेस देन 40% है। तो इसका मतलब सीवियर सिचुएशन है, बहुत ज्यादा सीवियर एक्यूट अस्थमा है, सीवियर सिचुएशन है। अब पेशेंट नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन, पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है इस केस में, ठीक है। पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करेंगे, ओके, हॉस्पिटलाइज कर दिया बिकॉज पेशेंट हैज गॉन इनटू द सीवियर एक्यूट सिचुएशन। एक्यूट एक्सासर्वेशन से अब वो एक्यूट एक्सासर्वेशन जो था उससे सीवियर एक्यूट एक्सासर्वेशन में पहुंच चुका है पेशेंट, तो इस केस में उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना ही पड़ेगा। अब मान लो इसके आगे, क्योंकि अब ये कंडीशन हो गई, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा बिकॉज दिस इज द केस ऑफ सीवियर एक्यूट अस्थमा अटैक, सीवियर एक्यूट अस्थमा अटैक। अब ये सीवियर एक्यूट अस्थमा अटैक है, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।